हेलो बच्चों। बहुत बार क्लास 10 के टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में बहुत बार बच्चों को डाउट आता है कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो लिखना आता है लेकिन उसको बैलेंस कैसे करें वो थोड़ा सा बच्चों को डाउट आता है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसके साथ दो चार एग्जांपल्स भी लेते हैं जिसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं एंड केमिकल रिएक्शंस मतलब होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या, राइट क्योंकि हमारे टॉपिक का नेम ही क्या है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या है, इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें केमिकल चेंज होता है, राइट। एक्चुअली बेसिकली दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। अब केमिकल चेंज मतलब क्या होता है, जो परमानेंट चेंज होता है, राइट। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस, कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कंप्लीटली चेंज इन केमिकल चेंजेस, राइट। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस में जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हम इजीली ऑब्टेन नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है फॉर केमिकल चेंजेस, राइट। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शंस मतलब व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, मैं यहाँ पे लिख के भी देता हूँ। केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या होता है, व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर reactants combine with each other, when two or more reactants combine with each other and form two or more products, with different properties, राइट। केमिकल चेंजेस क्या होता है बेटा, केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जिसमें व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट और कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन जब होती है बेटा तो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली चेंज होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये पेज है, एक पेपर का पेज, उसको मैंने अगर बर्न कर दिया, राइट। अगर मैंने एक पेपर के पेज को बर्न कर दिया, अब पेपर क्या होता है, पेपर मतलब कार्बन होता है, राइट। कार्बन को अगर आपने बंद कर दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को। तो ऑक्सीजन जैसे सपोर्ट करेगा कंबशन को, कार्बन को, राइट, यहाँ पे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि टू और मोर रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट्स है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट, राइट। तो इसकी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से टोटली क्या है, डिफरेंट है, मतलब अलग है। हमेशा याद रखो कि रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस में सेम नहीं होती। मतलब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बन गया बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से कार्बन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। बन सकता है, नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है कि एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो उससे हम कार्बन नहीं बना सकते। तो केमिकल चेंजेस को वही होते हैं ना। केमिकल चेंजेस में क्या होता है बेटा कि जब एक बार प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट बनने के बाद फिर से रिएक्टेंट्स को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस, राइट। और इक्वेशंस मतलब क्या होता है कि उसको सिंबल के फॉर्म में लिखना, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब हर एक रिएक्शंस में हम इसके वर्ड फॉर्म नहीं यूज करते, राइट। केमिकल इक्वेशंस को दो फॉर्म में लिखा जाता है, एक वर्ड फॉर्म और एक सिंबल फॉर्म। तो हम सिंबल फॉर्म में उसे लिखेंगे, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल चेंजेस के। और कौन से एग्जांपल है केमिकल चेंजेस के बेटा, केमिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस मतलब जो प्रोडक्ट एक बार बनने के बाद फिर से रिपीट, मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बन सकता, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स भी वहां पे देखते हैं। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, राइट, मिल्क turns into curd,
मतलब एक बार मिल्क से कर्ड बन गया तो उससे हम फिर से मिल्क नहीं बना सकते। एक बात आपको याद रखनी है, मतलब ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब फर्मेंटेशन में भी क्या होता है बेटा, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में क्या होता है बेटा, अल्कोहल एक बार अगर इससे बन गया मतलब ग्रेप्स फर्मेंट हो गए तो ओरिजिनल ग्रेप्स को हम नहीं बना सकते। तो ये भी क्या है, एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस का या केमिकल चेंज का। थर्ड एग्जांपल है बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन एक बार मेटल अगर रस्ट हो गया, उसके अगर रस्ट फॉर्म हो गई तो उससे फिर से हम ओरिजिनल आयरन मेटल वैसे नहीं बना सकते। कुछ तो मेथड्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे तभी हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। वाई डाइजेशन ऑफ फूड इज केमिकल चेंज, एक बार आपने खाना खा लिया बेटा, फिर से वो ओरिजिनल बना सकते हैं आप, नहीं बना सकते। एक बार खाना खाने के बाद फिर से आप अगर शिमला मिर्ची आपने खा ली, फिर से आप शिमला मिर्ची ऑब्टेन कर सकते हैं आपके पेट से, नहीं कर सकते ना बेटा। तो ये क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड, राइट। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो केमिकल चेंज, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसका मतलब ये भी एक केमिकल चेंज है, राइट। तो केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस, क्या बोल सकते हैं हम, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस हमेशा परमानेंट चेंज होते हैं, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसमें और वो परमानेंट चेंजेस होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है कि केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मिंग केमिकल चेंजेस, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं और कि केमिकल चेंजेस के कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये सारे एग्जाम्पल्स केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। और भी केमिकल रिएक्शन से हम देखेंगे कि कहाँ पे केमिकल चेंजेस होता है, राइट। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं। तो केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज आपको मैं पहले बता देता हूँ, राइट। केमिकल चेंजेस और दूसरा होता है फिजिकल चेंजेस, राइट। दूसरा कौन सा होता है, फिजिकल चेंजेस। बेटा केमिकल चेंजेस को हमेशा याद रखना कि केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस, राइट। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट इज केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस, राइट। ये इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, मतलब फिर से ऑब्टेन नहीं किए जाते, राइट। मैंने आपको बोला कि आप अगर बूढ़ा हो गए बेटा, बूढ़ा होने के बाद फिर से जवान हो सकते हैं, नहीं हो सकते, राइट। मुन्नी बदनाम हो सकती है या शीला जवान हो सकती है, लेकिन आप फिर से जवान नहीं हो सकते। मजाक के लिए बोल रहा हूँ, राइट। वो गाने में आपने सुना होगा कि मुन्नी बदनाम हो गई, शीला जवान हो गई, लेकिन आप फिर से बूढ़ा होने के बाद फिर से जवान नहीं हो जाएंगे, राइट। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ये फिजिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस कैसे होंगे, देखो रिवर्सिबल चेंजेस मतलब क्या होता है कि इसमें आइस टर्न हो जाएगा किसमें, वाटर में। वाटर से हम फिर से आइस बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं, मतलब वाटर से फिर से हम आइस बनाएंगे, लेकिन उसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब आइस के अंदर वाटर H2O होता है और वाटर के अंदर भी H2O होता है। इसका मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन ऑलवेज सेम, राइट, इन फिजिकल चेंजेस। सेकेंड इसका जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, राइट। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ये बात आपको याद रखनी है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन केमिकल चेंजेस, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, राइट। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसका मतलब इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है इसका, कंपोजिशन ऑफ मैटर विल चेंज, मतलब इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कार्बन का, कार्बन विद ऑक्सीजन, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है, राइट। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर विल चेंज, इसका मतलब क्या है, इसका कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैटर विल नॉट चेंज। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन ऑफ मैटर विल बी सेम, इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा, फास्ट रिएक्शंस होते हैं,
कुछ फास्ट होते हैं, कुछ स्लो भी रिएक्शंस होते हैं, राइट। कुछ फास्ट होते हैं, कुछ स्लो भी रिएक्शन होते हैं, तो फास्ट रिएक्शन, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होते हैं बेटा, एसिड बेस रिएक्शंस या बाकी के जो रिएक्शंस है ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं, राइट। फिजिकल चेंजेस में आपने देखा होगा कि ये स्लो रिएक्शन होते हैं, मतलब ज़्यादा इसमें एनर्जी भी यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए ये जो रिएक्शंस होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, स्लो रिएक्शंस होते हैं, राइट। सो स्लो एनर्जी और वी कैन से स्लो रिएक्शंस, ये रिएक्शंस हमेशा क्या होते हैं, स्लो रिएक्शंस होते हैं, ज़्यादा एनर्जी इसमें यूज नहीं करते, राइट। यहाँ तक क्लियर है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट और साउंड एनर्जी इज यूज, साउंड एनर्जी either absorb और रिलीज। इसका मतलब क्या है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक तो एब्जॉर्ब होती है, नहीं तो रिलीज होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स की जो लीव्स है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। अब इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और कन्वर्ट की जाती है ग्लूकोज में। तो वो जो एग्जांपल है वो कौन से इसका एग्जांपल है, केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है, राइट। अब इसमें क्या होगा, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, राइट। और अब ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर एब्जॉर्ब और रिलीज। तो ये पॉइंट्स हो गए फिजिकल और केमिकल चेंजेस के। अब केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं आपको कि कौन से एग्जांपल है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन ऑफ फूड और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, राइट, दैट इज केमिकल चेंज। और रेस्पिरेशन इज ऑल्सो केमिकल चेंज, राइट। रस्टिंग ऑफ आयन इज ऑल्सो केमिकल चेंज। मिल्क टर्न इनटू द कर्ड, दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज, राइट। फूड गेट कुक, राइट, फूड इज कुक्ड, अगर फूड को आपने कुक कर दिया तो वो भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंजेस के कौन से एग्जांपल बेटा, फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल बता रहा हूँ। फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है बेटा, आइस टर्न इनटू वाटर, राइट, टीयरिंग ऑफ पेपर, दैट इज अ फिजिकल चेंज, हम फिर से उसको ओरिजिनल सब्सटेंस में ला सकते हैं, राइट। तो एग्जांपल फिजिकल चेंज का है। और चेंजिंग द शेप ऑफ द डव, राइट, चेंजिंग द शेप ऑफ द बलून, दैट इज फिजिकल चेंज, ये सब फिजिकल चेंज है। मुझे एक बात बताओ, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स में क्या फर्क है बेटा। बर्निंग ऑफ वैक्स हमेशा केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, वो फिजिकल चेंज है, राइट। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, फिजिकल चेंज, और बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है, केमिकल चेंज। तो ये दोनों का डिफरेंस है, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस का। अब हम स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। फर्स्ट क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मतलब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस की। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एक्चुअल में उसके अंदर होता क्या है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट विल हैपन इन द केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सबसे पहला चेंज इन कलर होता है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, चेंज इन कलर, मतलब एक तो कलर चेंज हो जाएगा केमिकल रिएक्शन में, राइट। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट चेंज हो सकता है। सो चेंज इन स्टेट मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें स्टेट भी चेंज हो सकता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, राइट। तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। थर्ड नंबर क्या हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एक ही रिएक्शन में चेंज इन स्टेट भी होगा, कलर भी चेंज होगा और गैस भी होगा, राइट। ऐसे कंपल्सरी नहीं कि एक ही रिएक्शन के अंदर सब कुछ होगा, नहीं। लेकिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर इसमें से एक पॉइंट अगर है तो इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑल्सो देयर। फोर्थ नंबर है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ
पीपीटी, पीपीटी लिखता हूँ, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट बोले तो क्या, प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल इन वाटर, जो सब्सटेंस फॉर्म होगा एक तो क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, वो इनसोल्यूबल होगा वाटर में, राइट, मतलब वो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। 5th नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो टेक्स प्लेस, कुछ केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज होता है, राइट। तो ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास। अब एक काम करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उससे समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है चेंज इन कलर का, तो चेंज इन कलर का एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको अपने बचपन से पढ़ा होगा, दैट इज आयरन नेल प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, राइट। तो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर आपने आयरन मेटल को डाल दिया, आयरन मेटल मतलब क्या, आयरन नेल, राइट, आयरन नेल को अगर डीप कर दिया किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कुछ टाइम के बाद आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा FeSO4, मतलब आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, और इसका जो कलर है इसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में, कौन से इसमें, ग्रीन में, मतलब यहाँ पे चेंज इन कलर आपको दिख रहा है, राइट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इसमें क्या दिख रहा है आपको, चेंज इन कलर, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये केमिकल रिएक्शन की, कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब क्या, कि ये कुछ तो शो करता है किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखा रही है कि चेंज इन कलर हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। चेंज इन कलर के लिए एग्जांपल लेते हैं लेड नाइट्रेट का, हमारे टेक्स्ट बुक का भी एक्टिविटी है ये, तो एक्टिविटी में स्कूल में घर पे भी दिखा था बच्चों को, तो आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने रिकॉर्ड किए हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3। अभी आप फोकस मत कीजिए फॉर्मूले पे, सिर्फ ये समझ लीजिए कि इस रिएक्शंस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिख रहे हैं, ये समझो सिर्फ, ठीक है। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं बेटा, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा PbI2। अब ये जो PbI2 है ये फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कौन से कलर का, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कलरलेस जो सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो उसमें पोटेशियम लेड आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा येलो कलर का PPT, ठीक है। और इसमें से बाहर निकलेगा पोटेशियम नाइट्रेट मतलब 2KNO3, ये बाहर जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा PbI2, मतलब लेड आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें आपको यह समझ में आ रहा है कि चेंज इन कलर, कलर चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, राइट। सेकंड एग्जांपल इसका लेते हैं चेंज इन स्टेट का। चेंज इन स्टेट कैसे होता है केमिकल रिएक्शंस में, देखो कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं चेंज इन स्टेट के, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे चेंज इन स्टेट के लिए हम देखेंगे मैग्नीशियम रिबन को, मतलब मैग्नीशियम मेटल जो है, मैग्नीशियम मेटल को अगर हमने बर्न कर दिया बेटा, मैग्नीशियम मेटल जो है सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। अब इसे अगर जैसे बर्न करेंगे मैग्नीशियम मेटल को, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, जैसे आप सॉलिड फॉर्म में होते हैं, राइट। तो मैग्नीशियम मेटल को अगर बर्न कर दिया हमने तो ये बना देगा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये व्हाइट कलर की पाउडर फॉर्म होती है, कौन सी कलर की, व्हाइट कलर की पाउडर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो चेंज इन स्टेट में हमें कुछ सब्सटेंस चेंज होते हुए भी दिख रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, राइट। अनदर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ चेंज इन स्टेट का, कार्बन विथ ऑक्सीजन। अब कार्बन क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन पेज होता है, हम क्या करेंगे इसको बर्न कर देंगे कार्बन को, तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैसियस है, कार्बन क्या है, सॉलिड है। इसका मतलब चेंज इन स्टेट इस केमिकल रिएक्शन में हो रहा है। तो ये दोनों भी एग्जांपल क्या है, चेंज इन स्टेट मतलब केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है, दोनों में केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। हमारी फर्स्ट नंबर एक्टिविटी वही है, क्या है, मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल हैज ऑक्साइड लेयर, हमेशा याद रखो कि कुछ मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है, जैसे कि कुछ मेटल्स में आपको यहाँ पे बताता हूँ, जिंक मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल एंड आयरन मेटल, राइट। इस मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है, राइट। अगर मैग्नीशियम मेटल को आप अगर बर्न कर रहे हैं तो रब विथ सैंड पेपर फर्स्ट, आपको ये बहुत बार पूछा भी जाता है, आपको टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे पेज नंबर 6 पे, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, तो उसका रीजन ये है, इट हैज ऑक्साइड लेयर, राइट। मैग्नीशियम मेटल हैज ऑक्साइड लेयर, सो वी शुड रिमूव ऑक्साइड लेयर बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से उसको रब कर दीजिए, उसकी ऑक्साइड लेयर निकल जाएगी। उसके बाद उसको कैंडल के ऊपर पकड़िए आप, क्या दिखेगा आपको, मैग्नीशियम मेटल बर्न विथ अ डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम।
मतलब मैग्नीशियम मेटल व्हाइट फ्लेम देगा, एकदम डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, और बर्न करेगा और व्हाइट कलर की ऐश फॉर्म कर देगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब एवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे जिंक मेटल का। कौन सा मेटल? जिंक मेटल। मतलब जिंक मेटल की अगर हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। मैंने क्या बोला आपको कि आप 9th से 10th में बिगनर्स हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ समझ लो कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं या फॉर्मूले के नेम्स में क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको पहले समझ लो, तो टेंशन मत ले, मैं सब बताऊंगा आगे स्टेप बाय स्टेप आपको सब। तो जिंक मेटल की जैसे H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म कर देगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, राइट। तो इस रिएक्शन में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है जिंक मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस इवॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? गैस इवॉल्व हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल किसका है? केमिकल चेंजेस का, मतलब केमिकल रिएक्शन का। सेकंड एग्जांपल है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट करेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल, राइट। अगर इसे हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर केमिकल रिएक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व होता है, ये एक और एग्जांपल है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब पीपीटी का एग्जांपल हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया है, देखो यहाँ पे ये पीपीटी है, डाउनवर्ड एरो अगर है तो इसे पीपीटी बोला जाता है, मतलब प्रेसिपिटेट बोला जाता है, जो कि इनसोल्यूबल इन वाटर है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल, बहुत एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, आगे स्टेप बाय स्टेप देते भी चलूंगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में पहले इतना थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी चेंज होता है कुछ केमिकल रिएक्शंस में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैग्नीशियम रिबन को बंद करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व होगी। मतलब इसमें क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। और एक एग्जांपल देता हूँ इसका, दे दूँ एग्जांपल। ये देखो क्विक लाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के अंदर डाल देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के अंदर डाल देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला जाता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ आगे कि कैसे इसको क्या नाम हम दे सकते हैं। तो क्विक लाइम को अगर ऐड कर देंगे किसमें? वाटर के अंदर, तो ये फॉर्म कर देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है इसमें, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी क्या हो रही? इवॉल्व हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर की रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इसमें क्या होता है, जैसे हम इसको वाटर में डाल देते हैं 2-4 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप बीकर को टच करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, आपको बीकर एकदम गर्म लगेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के। होप यहाँ तक आपको क्लियर है, राइट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब सिंपल से एकदम स्टार्ट करेंगे हम, एकदम इजी एग्जांपल, बाद में स्टार्ट करते हार्ड से, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। बेटा पीपीटी के भरोसे मत रहो, सिर्फ जो डिजिटल बोर्ड पे दिखा दे और पीपीटी लगा देते हैं उनके भरोसे मत रहो। आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़िए, डिटेल में कंसेप्ट को समझिए और सारे एग्जांपल लीजिए। सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होता, एनसीईआरटी के बाहर के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने पड़ेंगे, राइट। तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा डिटेल में। तो केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं बेटा? हम केमिकल इक्वेशंस को 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन मतलब एक लिख सकते हैं हम वर्ड इक्वेशन, और दूसरा हम लिख सकते हैं सिंबल के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सिंबल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और उसे ही हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी मेथड? हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है, राइट। अब वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं? जैसे कि वर्ड इक्वेशन हमने मैग्नीशियम का लिखा था, मतलब मैग्नीशियम हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस क्या? ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम मेटल को बर्न कर दिया आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, बराबर। अब ये कौन सा इक्वेशन है? ये वर्ड इक्वेशन है। अब ये वर्ड इक्वेशन हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, मतलब ये वर्ड इक्वेशन हमें कंप्लीटली नहीं बताता कि एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है।
हम कैसे समझेंगे? इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग अगर हम वर्ड इक्वेशन हर एक केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। तो अगर हमें ईजिएस्ट वे अगर यूज़ करना है, राइट, मतलब एकदम इजी वे में अगर लिखना है तो हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। इट इज़ मोर इंफॉर्मेटिव एंड ईजी टू रिमेंबर, राइट। तो सिंबल के फॉर्म में हम मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, दैट इज Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 एंड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सिंबल के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब सिंबल के फॉर्म में हमने लिख दिया, कुछ रूल्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसी में कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब राइटिंग केमिकल इक्वेशन हमने ये लिख दिया, बराबर। ये क्या है? राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब इसके कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स मतलब क्या? ये जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। रिएक्टेंट्स का मतलब होता है दे रिएक्ट विथ ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, राइट। तो रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिटन इन द LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जो राइट साइड में लिखा जाता है। प्रोडक्ट में भी 1 और 2, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटन इन द RHS, मतलब राइट हैंड साइड। ये बात आपको क्लियर चाहिए। सबसे पहले राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस, रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट, एंड प्रोडक्ट्स ऑलवेज रिटन इन द राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सेकंड रूल ये है बेटा, जब आप रिएक्टेंट्स लिखेंगे, इफ रिएक्टेंट्स आर मोर देन 1, अगर रिएक्टेंट 2 है 3 है, देयर शुड बी प्लस साइन बिटवीन देम, उसके बीच में हमेशा प्लस साइन चाहिए। जब भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे तो देयर शुड बी प्लस साइन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। इफ प्रोडक्ट्स आर 2 और मोर देन 2, अगर प्रोडक्ट्स भी 2 है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखो, इसमें रिएक्टेंट 1 है, राइट, और इसमें प्रोडक्ट कितने हैं? 2 है। कितने प्रोडक्ट हैं? 2 प्रोडक्ट है। अब इसमें प्लस साइन दिया है मैंने, देखो, ये प्रोडक्ट्स आर 2, देयर शुड बी प्लस साइन बिटवीन देम। यहाँ तक आपको क्लियर है? यस और नो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड नंबर पॉइंट क्या है राइटिंग केमिकल इक्वेशन का? नेवर गिव इक्वल टू, मतलब इक्वल टू कभी नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे ऐसे इक्वल टू नहीं लिखना है। ऑलवेज गिव देयर एरो। दिस एरो इज इंडिकेटिंग व्हाट? दिस एरो इज इंडिकेटिंग द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, मतलब रिएक्शन हो रही है, ये आपको समझ में आ जाएगा इस एरो से। यहाँ तक क्लियर है? और भी बहुत सारे कुछ पॉइंट्स मैं आपको वो बता देता हूँ, जैसे कि कोई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैग्नीशियम कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। तो मैग्नीशियम को हमेशा आपको लिखना है Mg और उसके नीचे यहाँ पे लिखना है S, मतलब मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है। इट मीन्स इन सिंपल वर्ड आई वांट टू से द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, मतलब फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं? जो फिजिकल स्टेट लिखेंगे हम, राइट। अब सॉलिड है तो उसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में S, अगर लिक्विड है तो उसे लिखेंगे ब्रैकेट में L, अगर एक्वस है तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे AQ। AQ मतलब सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब ये सॉल्यूशन वाटर में है तो उसे हम लिखते हैं AQ, राइट। अगर गैसियस में है तो गैसियस में हम लिखेंगे स्मॉल g ब्रैकेट में, राइट, जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा था G, राइट, तो स्मॉल g लिखेंगे हम इसे। अगर इस हीट यूज कर रहे हैं, अब इस रिएक्शन में आप हीट यूज कर रहे हैं, राइट, तो हीट अगर यूज करते हैं तो उसे हम डेल्टा साइन यूज करेंगे, मतलब हीट को हम लिख देंगे डेल्टा। हीट लिखने की जरूरत नहीं आपको, सीधा डेल्टा लिख दो, ठीक है। अगर गैस फॉर्म हो रहा है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड अगर फॉर्म होता है तो अपवर्ड एरो दे दो। अपवर्ड एरो मतलब गैस फॉर्म हो रहा है, राइट। इसके पहले हमने PPT देखा था, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होता है मतलब PbI2 फॉर्म हुआ था, तो वहाँ पे डाउनवर्ड एरो दे दो। डाउनवर्ड एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये इनसोल्यूबल है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो ये डाउनवर्ड एरो दिखा रहा है। बात क्लियर है? तो ये सब जो फिजिकल स्टेट्स है ये आपको देने होते हैं, लेकिन जब वो पूछेंगे तभी आपको देने होते हैं। आपको लगेगा सर हमें कैसे याद रहेगा इतने फिजिकल स्टेट, इतने फिजिकल स्टेट याद रखने की जरूरत नहीं, जब वो पूछेंगे तभी आपको लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। ज़बरदस्ती आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप रिलैक्स रहो, आपका काम करते रहिए, बाकी टेंशन छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ये आपको क्लियर है? यस और नो? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखते आगे। अब देखो यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिखा है मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कि आपको 9th में एक कंसेप्ट था, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये था
कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इसका जो मास है केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स का जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट का चाहिए, राइट। दोनों का मास हमेशा क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। अब इस रिएक्शन में देखो आप, इधर से ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस है क्या, नहीं है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मतलब ये कौन सा इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे हम, अनबैलेंस इक्वेशन। जैसे कि आप हमेशा अनबैलेंस होते हैं, जैसे आपका क्रश आपको दिख गया बेटा तो आप क्या हो जाते, अनबैलेंस हो जाते। आपके दिमाग में वही घूमता है कि हाउ टू बैलेंस, कैसे बैलेंस करो, लेकिन वो आपके तरफ नहीं आते तो आप बैलेंस नहीं हो जाते, राइट। तो अनबैलेंस इक्वेशन इसे बोला जाएगा, जैसे आप हमेशा अनबैलेंस रहते आपके क्रश के पीछे, राइट, और वो बेचारी दूसरी तरफ भागती है, राइट। तो ये क्या होता है, उससे अनबैलेंस हो जाते हैं आप। तो ये इक्वेशन को हम अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे, नहीं तो स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसे हम बैलेंस कर सकते हैं एक मेथड से, दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड वी विल यूज टू बैलेंस दिस इक्वेशन। हीट एंड ट्रायल मेथड को हम यूज़ करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। अब सिंपल बता दो आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूँ, ये ऑक्सीजन कितने हो गए 2, बराबर, मैग्नीशियम कितने हो गए 2, तो इधर मैं कर दूंगा 2, तो ये इक्वेशन बैलेंस है, यस, नाउ इट इज़ बैलेंस। इसका मतलब आपकी क्रश फिर से आपके पास वापस आ गई, तो आप क्या हो गए, फिर से बैलेंस हो गए, राइट। तो इस तरह से आप बैलेंस हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। मैं आपको इजी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप खुश हो गए अब, है ना, क्रश वापस आ गए तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं। जैसे ही आपकी क्रश वापस आ जाती है बेटा तो आप खुश हो जाते हैं, वही तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम देखेंगे, फर्स्ट नंबर एग्जांपल लेते हैं, दैट इज Fe प्लस H2O फॉर्म देयर Fe3O4 प्लस H2। अब ये इक्वेशंस में आपको देखना है बेटा यहाँ पे कि क्या फॉर्म हो रहा है। आयरन मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है और Fe3O4 प्लस H2 फॉर्म हो रहा है। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। आइटम्स नहीं बेटा, एटम की बात कर रहे हैं हम। तो एटम्स मतलब क्या होता है कि उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसको हम देखेंगे। अब ये साइड में देखो कि आयरन 1 है, हाइड्रोजन ये 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है, बराबर। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो रूल है, अब रूल्स में आपको बताते चलता हूँ, वैसे सेंटेंस आपको लिखने पड़ते हैं, राइट। फर्स्ट नंबर जो हमारा यहाँ पे है, तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं बेटा, राइट अ गिवन केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट का सेंटेंस होता है राइट अ गिवन केमिकल इक्वेशन। मतलब आपको जो केमिकल इक्वेशन दिया है उसको लिखो, राइट। आपको उसको दो फॉर्म में लिखना होता है, एक वर्ड के फॉर्म में और एक सिंबल के फॉर्म में। अब यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में मैंने नहीं लिखा, वर्ड के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है तो डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या था हमारा, आयरन प्लस वाटर, वाटर मतलब स्टीम, हाँ, क्या फॉर्म करता है बेटा ये, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड आपने देखा होगा कि गंज आ जाता है, रस्ट आ जाता है, जैसे हमारे दिमाग के ऊपर आ जाता है, राइट। एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसका सिंबल फॉर्म लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ Fe प्लस H2O फॉर्म देयर Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, इसको लिख दिया। अब फर्स्ट सेंटेंस है हमारा राइट अ गिवन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखो एंड मेक देम बॉक्सेस, इसको बॉक्स बना ले, ठीक है। तो इसको बॉक्स बना लेते हैं बेटा, मतलब एक पेटी के अंदर इसको फिट कर देते हैं, मतलब कोई निकाले ना इसको बेटा, पैसा ही पैसा पैसा, राइट, इसको पैसा पैसा। तो इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फर्स्ट नंबर रूल है राइट अ गिवन केमिकल इक्वेशन एंड मेक देम बॉक्सेस, उसको बॉक्सेस बना लेंगे, ठीक है। अब सेकंड नंबर रूल क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन द LHS एंड RHS।
मतलब क्या करना है हमें कि नंबर ऑफ एटम्स जो है उसको हम काउंट करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन LHS and RHS. मतलब how many atoms are there in the LHS and RHS. So count the number of atoms present in the LHS and RHS. तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, टेबल बना देंगे। इक्वेशन फिर से आपको यहाँ पे लिखना है Fe प्लस H2O प्लस यहाँ पे फॉर्म कर देगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम इस तरह से टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे LHS, यहाँ पे हम लिखेंगे RHS, मतलब राइट हैंड साइड। एलिमेंट कौन से हैं, ये आयन है, यहाँ पे लिखो आयन, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन। इधर से भी सेम ही होंगे, राइट। अब LHS में देखो लेफ्ट हैंड साइड में आयन कितने 1 है, तो यहाँ पे लिखो 1, हाइड्रोजन कितने 2 लिखो, ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ पे 1। इधर से देखो आयन कितने हैं 3, ये 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ये 4, हाइड्रोजन कितने 2। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड नंबर रूल क्या है, देखो बेटा थर्ड नंबर रूल ये बोलता है कि स्टार्ट बैलेंसिंग दैट इक्वेशन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। उस इक्वेशन, उस फॉर्मूले को बैलेंस करना स्टार्ट करो, उस एटम को सबसे पहले बैलेंस करो, स्टार्ट नंबरिंग और स्टार्ट बैलेंसिंग दैट इक्वेशन विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। मतलब उस एटम्स को सबसे पहले बैलेंस करो जिसके नंबर ज़्यादा है। किसके नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीजन के। आप राइट से हो या लेफ्ट से हो, जिसके ज़्यादा है उसको बैलेंस करेंगे, राइट। अब ये साइड में देखो ऑक्सीजन 4 है, इस साइड में 1 है, राइट। वाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट चेंज फॉर्मूला। एक बात आपको यहाँ पे फिट करनी है दिमाग में, जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे आपको फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे हम H2O ब्रैकेट कंप्लीट 4 नहीं लिख सकते, H2O4 नहीं लिख सकते। बेटा डू नॉट चेंज फॉर्मूला, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट दे सकते हैं। कोएफिशिएंट मतलब इसके सामने नंबर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4। अब ऑक्सीजन देखो 4 हो गए ना, राइट। तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन तो बढ़ गए साला। हाइड्रोजन को क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बेटा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब 4th नंबर में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन मीन्स पिकअप द अनदर एटम एंड बैलेंस इट। मतलब सेंटेंस क्या होगा आपका, पिकअप द अनदर एटम एंड बैलेंस इट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Fe प्लस 4H2O फॉर्म देयर Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 8 है, 4 2 8, देखो 8 हो गए। तो हम यहाँ पे कर देंगे 4, मतलब ये हाइड्रोजन हो गए 4, बराबर। अब 5th नंबर स्टेप क्या है, 5 स्टेप में ही आपको बैलेंस करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 5th नंबर क्या है कि टेक द रिमेनिंग एलिमेंट्स एंड बैलेंस देम। अब कौन सा बैलेंस नहीं, देखो हाइड्रोजन 8, ये हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ये ऑक्सीजन 4। आयन तो बैलेंस नहीं दिख रहा है बेटा, आयन का कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। तो आयन को हम लिखेंगे दैट इज Fe प्लस 4H2O, इट फॉर्म देयर Fe3O4 प्लस 4H2। अब आयन को बैलेंस करेंगे, इधर 3 आयन है तो इधर कर देंगे 3। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लास्ट नंबर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, उसमें क्या दिया है कि क्रॉस चेक द करेक्टनेस ऑफ द एटम्स इन द LHS एंड RHS। आपको ऑलरेडी पता है ये बैलेंस है, तो काहे को लिखो मैं डबल, राइट। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। और 6th नंबर स्टेप है राइट डाउन देयर फिजिकल स्टेट। ये हमेशा आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर इन केस सपोज आपको पूछा है कि राइट डाउन देयर फिजिकल स्टेट, तो आपको फिजिकल स्टेट को लिखना पड़ेगा। अब आयन कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है, राइट। ये क्या है, स्टीम है, मतलब आयन मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, स्टीम के साथ होती है ना, वाटर वेपर के साथ। तो यहाँ पे स्मॉल g लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे आयन ऑक्साइड सॉलिड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कौन सा है, गैसियस। तो ये हो गए आपके फिजिकल स्टेट्स, एकदम सिंपल सा है। इस तरह से आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दे, टेंशन मतलब, ठीक है।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कैसे इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। हम जैसे कोई भी कंसेप्ट लेंगे उसके बेस पे पहले हम क्या करेंगे, PYQs और कुछ क्वेश्चंस लेंगे इंपॉर्टेंट, और आगे उसके बाद हम आगे जाएंगे, राइट। अब और एग्जांपल लेते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, एग्जांपल बेरियम क्लोराइड का। किसका? बेरियम क्लोराइड प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4। ये आपका इंटेक्स्ट भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो NCERT एग्जाम्पल और PYQ सब क्वेश्चन हम लेंगे। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, और यहाँ पर फॉर्म करता है BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 क्यों है। आपने ये 9th में पढ़ा है बेटा, 9th में पढ़ा है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है, राइट। क्लोरीन की वैलेंसी माइनस होती है, -1। इसको क्या करते हैं हम, क्रिस क्रॉस करते हैं। इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखो +3, क्लोरीन की वैलेंसी उसके नीचे -1। तो एल्यूमिनियम कितने हैं, 1। ये देखो, ऐसे देखो, ये जो क्रॉस एरो है उसको देखना है। एल्यूमिनियम कितने हैं, 1, तो हम लिखेंगे Al। क्लोरीन कितने हैं, 3, तो ये हो गया AlCl3। बात क्लियर है? अच्छा गुरु, ये ऐसा ही क्या? हाँ वैसे ही बेटा, ऐसे करना पड़ता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, Al3+, और इधर से हम लिखेंगे SO4 2-, ठीक है। सल्फेट की वैलेंसी 2- होती है, आपने 9th में पढ़ा है बेटा। ये एरो दे दो, ये एरो दे दो, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखो, दैट इज +3। सल्फेट की वैलेंसी -2। तो एल्यूमिनियम कितने हैं बेटा, देखो ये देखो क्रॉस Al कितने हैं, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे Al2। SO4 कितने हैं, 3, तो SO4 पॉली एटॉमिक है, तो इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है SO4 ब्रैकेट कंप्लीट 3, Al2SO4। यहाँ तक क्लियर है बेटा। फॉर्मूले कैसे बनते हैं देखा, एकदम इजी है, टेंशन मत लो। अब इस इक्वेशन को डायरेक्टली बैलेंस करते, स्टेप बाय स्टेप नहीं करते, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, देखो BaSO4 और Al2SO4 3। SO4 कितने हैं, 3 है, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट बना के कर सकते 3, नहीं कर सकते। मैंने बोला ना आपको जुगाड़ करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे 3SO4 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3, बराबर। SO4 3 हो गए, देखो ये SO4 3, ये SO4 3, बराबर। ये बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ पे बेरियम 3 है। अब इसको करना पड़ेगा हमें 3, बराबर। तो बेरियम हो गए 3, ओके। अब Cl2 कितने हो गए, देखो 3 2 6 हो गए, और यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे हम कर देंगे 2, तो ये हो गए देखो 3 2 6। अब एल्यूमिनियम 2 है, ये एल्यूमिनियम 2। बात समझ में आई? कितना सिंपल है, राइट। तो इस तरह से आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं, और ये फॉर्म कर देगा यहाँ पे AlCl3 प्लस H2O। इसको बैलेंस करो, कैसे करेंगे बेटा, अभी मैंने आपको बताया कैसे करना है। फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे कोएफिशिएंट को लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कर देंगे 2, बराबर। एल्यूमिनियम 2, ये एल्यूमिनियम 2। अब क्लोरीन कितने हैं, 3 2 6, यहाँ पे 6 क्लोरीन करने पड़ेंगे, तो ये कर देंगे 6, बराबर। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 6 हो गए, तो यहाँ पे कर देंगे 3, क्योंकि 3 2 6, बराबर। बात समझ में आ रही। और ऑक्सीजन ये 3 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। बहुत ही इजी है एकदम, कुछ भी हार्ड नहीं है उसमें, एकदम सिंपल एग्जांपल से, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल भी लेते हैं, मतलब बाद में आपको डाउट नहीं रहेगा। अब दिया है बेटा नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस विथ नाइट्रोजन गैस फ्रॉम अमोनिया। आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 15 नंबर पेज, ठीक है। तो हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन इज H2, नाइट्रोजन क्या होता है N2। अब क्या बनेगा, अमोनिया बोला है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH3। NH4 अमोनियम होता है, अमोनियम आयन होता है, तो ये NH3 अमोनिया। अब इसमें देखो हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे 3 तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 तो इधर 3 कर देते हैं, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 3 2 6, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो ये 2 कर देंगे, 3 2 6, और नाइट्रोजन 2, ये नाइट्रोजन 2, हो गया कि नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न
हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है बेटा H2S। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2, राइट। और यहाँ पे बोला है कि वाटर फॉर्म करेगा मतलब H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे बोला है, वर्ड इक्वेशन दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, राइट। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले बात समझो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3, ठीक है। अब हो गए 6, राइट, 6 हो गए, मतलब यहाँ पे हम करेंगे इसको 2, तो ये हो गए 4 और ये हो गए 2 ऑक्सीजन मतलब 6, ये हो गए 4, 2 2 जा 4 और ये 2 ऑक्सीजन मतलब 6, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, राइट, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4, 2 2 जा 4, तो इसको हम कर देंगे 2 मतलब 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 और ये सल्फर 2 और ये सल्फर 2। यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा? हो गया ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी हमने देखा था बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट। नेक्स्ट दिया है बेटा वहाँ पे पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। किसका है? पोटेशियम मेटल, मतलब पोटेशियम मतलब मेटल मतलब के रिएक्ट विद वाटर दैट इज H2O, क्या फॉर्म करता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पोटेशियम यहाँ पे 1 है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, मतलब हमें हाइड्रोजन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये यहाँ पे अगर 2 करते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, बराबर। ऑक्सीजन 2 है, ये ऑक्सीजन 2 हो गए, पोटेशियम 2 है, इसको हम 2 कर देंगे, हो गया, सीधी सी बात है, राइट। क्लियर है बेटा? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। फर्स्ट हमें दिया है HNO3 विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, ठीक है। अब इसमें दिया है कि प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O मतलब वाटर। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे Ca और NO3 2 बन रहे हैं, मतलब NO3 2 है तो ये एक ही मॉलिक्यूल, तो इसको सबसे पहले 2 करना पड़ेगा। बात क्लियर है? क्योंकि NO3 2, ये NO3 2, ये कैल्शियम, बराबर। अब आपको कुछ ट्रिक्स भी आपको क्लियर कर देता हो कि अगर ये कैटायन है, कैल्शियम कैटायन होता है, इस पर 2 प्लस होता है, राइट, तो ये NO3 माइनस के साथ चला जाता है और ये H प्लस है और ये OH माइनस है, मतलब पॉजिटिव विल गो विद आयन नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गो विद पॉजिटिव, राइट। तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा। बाकी क्या बचा? ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 2। समझ में आ रही कि नहीं बात? बहुत सिंपल है ना। तो इस तरह से आपको करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट दिया बेटा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन करनी किसके साथ? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पे फॉर्म होता है Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट प्लस H2O, राइट। अब इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? सोडियम 2 क्लियरली दिख रहे हैं, यहाँ पे कर देंगे हम 2, बराबर। तो ये सोडियम 2 और ये SO4 Na2SO4, बचा क्या? ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन 4, ये 2 2 जा 4, ये ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 2। क्लियर है? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट दिया है बेरियम सल्फेट, NaCl प्लस HNO3, वो ऑलरेडी बैलेंस है आपके टेक्स्ट बुक में। BaCl2SO4 H2SO4 BaSO4। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है बेटा बेरियम क्लोराइड का, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या फॉर्म करेगा? Ba जाएगा किसके साथ? SO4 के साथ, तो फॉर्म कर देगा बेरियम सल्फेट प्लस ये 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मतलब 2HCl, बन गया 2HCl। इसको डायरेक्टली बैलेंस कर दिया मैंने, बहुत ही सिंपल था, राइट। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, एकदम इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से उसको दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सब? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस और नो? ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस भी दिए आपके, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को भी देख लो कि उसमें क्वेश्चंस क्या दिया है। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस पे क्या यूज़ करते हैं बेटा कि कैटालिस्ट भी यूज़ किया जाता है। सम केमिकल रिएक्शंस यूज़ कैटालिस्ट। हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे थे, राइट, अभी हमने बात की कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करना है और उसके फिजिकल स्टेट्स कैसे लिखने हैं। आपको फिजिकल स्टेट्स भी लिखना पड़ता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, इसकी अगर हम बात करेंगे क्लोरीन गैस के साथ,
राइट। तो यहाँ पे बन जाएगा HCl 2HCl बराबर। अब इसकी जो फिजिकल स्टेट है आपको लिखना पड़ेगा, ये गैसेस में है, ये गैसेस में है और ये HCl गैसेस में है। इस तरह से आपको लिखना पड़ता है उसके फिजिकल स्टेट के बारे में, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सम केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड, मतलब हर एक रिएक्शन नॉर्मली होती क्या, नहीं होती। सम केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड कंडीशंस, कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड है? कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रेशर्स के प्रेजेंस में होते हैं, सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रेशर के प्रेजेंस में होती है। अगर वहाँ पे प्रेशर नहीं है, आपको जैसी एग्जाम आती है प्रेशर आ जाता है, बराबर। तो उसी तरह से कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रेशर के प्रेजेंस में होती है, मतलब प्रेशर अगर वहाँ पे है तभी केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, राइट। इसकी अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3OH, ये मीथेनॉल है। इसको आप याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखो कि ये जो रिएक्शन है ये प्रेशर के प्रेजेंस में हो रही है, मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 340 ATM। क्या लिखेंगे हम? 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ जैसे हम रिएक्शन करेंगे बेटा तो मीथेनॉल बन जाएगा, लेकिन ये प्रेशर पे। प्रेशर अगर कम हो गया बेटा तुम्हारी तरह तो ये भी क्या बन जाएगा, ऐसी कुदर भी घूम जाएगा, राइट। तो प्रेशर मेंटेन करके ही केमिकल रिएक्शंस को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस में। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन विदाउट टेम्परेचर होती ही नहीं। जैसे कि मान लो बेटा कि मैग्नीशियम मेटल को आपको बर्न करना है, लेकिन आपको बर्न करने के लिए आपके पास फायर नहीं है, और मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन में धर के ऐसे पकड़ के बैठे आप, क्या बर्न हो जाएगी? कैसे बर्न होगी? ऑटोमेटिकली उसको बर्न करने के लिए फायर लगेगी ना बेटा, राइट। तो इसको बर्न करने के लिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, तो डेल्टा साइन हम देंगे। मतलब टेम्परेचर के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो सकती है, बराबर। थर्ड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा कैटालिस्ट, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती है। मान लो जैसे कि प्लांट्स के बारे में आपको पता है, पता तो होगा ऑब्वियसली, मुझे पता है। प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर 12H2O। इस रिएक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं तो आप बोलेंगे सर कितनी बड़ी रिएक्शन है, कैसे याद करें सर, कैसे याद करें? बेटा याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रख कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वाटर वेपर के प्रेजेंस में, राइट। और इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। किसके? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर सनलाइट नहीं है वहाँ पे रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्लोरोफिल नहीं है, अगर ग्रीन पिगमेंट नहीं प्लांट के लीव्स में, ग्रीन कलर का अगर पिगमेंट नहीं है प्लांट्स के लीव्स में, रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों भी यहाँ पे क्या है, कैटालिस्ट है। मतलब ये कैटालिस्ट जब यहाँ पे होंगे तभी रिएक्शन होगी, और प्लांट खुद का क्या बना देंगे बेटा, ग्लूकोज बना देंगे, राइट। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, राइट। तो प्लांट्स क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे और ग्लूकोज बना लेंगे, राइट। जैसे कि आपका जोश मीटर हमेशा ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर बहुत होता है, यंगस्टर से ताकत बहुत है, राइट। तो उसी तरह से प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो क्लोरोफिल और सनलाइट क्या हो गए, दोनों कैटालिस्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, यस और नो? इसका मतलब ये जो रिएक्शंस है सब केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। क्लियर है? ओके। टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप कर लेंगे, मुझे बताएं, राइट। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला टाइप है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? आपको क्लियरली वर्ड से समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन करना, राइट, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम देखने वाले हैं, अलग अलग टाइप्स के केमिकल रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
राइट। तो सबसे स्टार्ट करते हैं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल एकदम आपको बताता हूं मैं आपको डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर reactants combine together, when two or more reactants combine together to give single product, to give single product। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, एक सेकेंड, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम मेटल का। अब स्टार्टिंग करेंगे इससे इजी क्वेश्चन से, इजी एकदम, राइट। मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन के साथ आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, यहाँ पे बन गया सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, बराबर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कार्बन विद ऑक्सीजन, ये फॉर्म कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन है, यस कॉम्बिनेशन है, राइट। थर्ड एग्जांपल है बेटा क्विक लाइम, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विक लाइम बोला जाता है। अगर इसकी रिएक्शन कर देंगे बेटा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर हम कंबाइन कर देंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना देगा 2H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो ये सब जो रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अगर अदर एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं, जैसे कि HCl प्लस NaOH, ये बना देगा यहाँ पे NaCl प्लस H2O, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा, यस और नो? तो ये सब जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अब N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 ये कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें NH3 बन रहा है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेंगे, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबको क्लियर हो गई। मतलब इसमें क्या होता है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तो हमने समझा, लेकिन एंडोथर्मिक क्या होता है समझते हैं। कौन सा? एंडोथर्मिक। अब थर्मिक का मतलब होता है हीट, एंडो मतलब अंदर, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब क्या, एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मीन्स आउट, राइट, थर्मिक मतलब हीट। मतलब जिस रिएक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट इज रिलीज और इवॉल्व, राइट, हीट इज रिलीज और इवॉल्व, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, जिस रिएक्शन में हीट को क्या किया जाता है, हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, बराबर। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में कौन से एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस, बेटा फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को क्या किया जाता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है ना, राइट। और इसमें क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, जैसे हीट करेंगे तो हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब अमोनियम क्लोराइड हीट एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे बना देगा NH3 प्लस HCl। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, बराबर। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, देखो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, मतलब हीट बाहर पड़ती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में वी टेक फूड
हमने जो फूड लिया है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं एंड दैट ऑक्सीजन कंबाइन विथ फूड. फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, अदर कंपाउंड्स, राइट. तो इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हीट रिलीज होती है जैसे ही हम फूड लेते हैं. दैट फूड इज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज एंड लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व. तो व्हाट वी कैन से, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है बेटा, एनर्जी हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फूड से. जैसे हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे तो हीट रिलीज होती है बॉडी से, राइट. मतलब व्हेन वी टेक फूड इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मॉलिक्यूल एंड अदर थिंग्स, राइट. सो इट टर्न्स इनटू द ग्लूकोज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व. तो रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात आपको याद रखनी है. थर्ड नंबर बेटा, वेजिटेबल मैटर, decomposition of vegetable matter, right. So what we can say, decomposition of vegetable matter, मतलब वेजिटेबल मैटर का क्या करना, डिकम्पोज करना. ये कौन सी रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इस रिएक्शन में देखो आप डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है. तो इस रिएक्शन को भी हम बोलेंगे कि वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन करना कंपोस्ट में, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कि क्लियर है बेटा आपको, राइट. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, वो भी क्या है, एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बर्निंग, जो बर्निंग प्रोसेस होते हैं बेटा, बर्निंग प्रोसेस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक ही होते हैं. मतलब जैसे कि मीथेन गैस को आपने बर्न कर दिया, CH4 क्या होता है, CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, मीथेन गैस. इसको अगर आप बर्न करते हैं तो यहाँ पे क्या बना देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और वाटर वेपर को बाहर छोड़ देगा, राइट, H2O. तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए टोटल 4, तो इसको कर दो 4, राइट. ये होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी. तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. लेकिन एक बात आपको याद रखनी, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसको भी हम देखते हैं. एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक क्लियर हो गया. ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिकम्पोजिशन. मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं एंडोथर्मिक होते हैं. एंडो क्यों, क्योंकि डिकम्पोजिशन करने के लिए हीट की जरूरत होती है. तो इसमें क्या होता है कि हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब की जाती है. तो उसी टॉपिक को हम देखते हैं अब यहाँ पे, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. देखो बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं बेटा. कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. सबसे पहला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल मतलब क्या, हीट. थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट. तो फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, अपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. तो इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, जिसमें 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. अब डिकम्पोजिशन क्या होगा, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट कैन गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स. सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल reactant gives 2 or more product. मतलब सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा और 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट देगा. अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. देखो इसका एग्जांपल क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, सिंगल रिएक्टेंट. अब सिंगल रिएक्टेंट हम यहाँ पे लेते हैं FeSO4, आयरन सल्फेट, राइट. अब ये आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है. कौन से कलर का, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, सॉल्ट होता है. अब इसको अगर हीट करेंगे, हम हीट करेंगे तो ये बना देगा बेटा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो ये 2Fe, ये 2Fe, ऑक्सीजन टोटल है 4 2 8, यहाँ पे देखो 3 and 3 6 and 2 8. अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट टर्न इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स. मतलब इसमें क्या मिल रहा है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है. ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कौन सी फ्यूम से, ब्राउन कलर के फ्यूम से, राइट. और ये मिलेगा आपको रेडिश ब्राउन कलर का,
कौन से कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड मिल जाएगा। अब आपको ये एक्टिविटी कैसे करनी है, आपको ग्रीन कलर का सॉल्ट लेना है FeSO4 फेरस सल्फेट, दैट इज हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब इसके अंदर थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2, ठीक है। अब जैसे ही इसको हीट करेंगे, ये ग्रीन कलर का होता है, कौन से कलर का, ग्रीन कलर का होता है। ये यहाँ पे अगर हीट करेंगे तो ये बन जाएगा FeSO4 and 7H2, मतलब इसमें अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। जैसे आप हीट करेंगे उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये बन जाएगा व्हाइट कलर का, राइट। थोड़ा सा ग्रीननेस होगा उसमें, व्हाइट कलर का बन जाएगा। कंटिन्यूस अगर हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा Fe2O3, और ये कौन सा, रेडिश कलर का आयरन ऑक्साइड बनेगा टेस्ट ट्यूब में, और बाहर जो फ्यूम्स निकलेंगे वो निकलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब क्या, जिसमें हीट यूज करते हैं, विदाउट हीट हम ये प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से है। लेड नाइट्रेट, कौन सा, लेड नाइट्रेट लेना है आपको, PbNO3 टॉइस, PbNO3 टॉइस। ये व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, व्हाइट कलर का लेड नाइट्रेट, कौन सा, लेड नाइट्रेट PbNO3 टॉइस। यहाँ पे बना देगा बेटा PbO, मतलब लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे दो गैस मिल रही है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये ब्राउन कलर का गैस हमें मिलेगा, कौन से कलर का, ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, और येलो कलर यहाँ पे रेसिड्यू रहेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड ऑक्साइड बनेगा, राइट। हमें यहाँ पे क्या समझना है, सिंगल रिएक्टेंट टर्न्स इनटू 2 प्रोडक्ट्स, मतलब सिंगल रिएक्टेंट टर्न हो रहा है किसमें, 2 प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स व्हाट, सिंगल रिएक्टेंट टर्न्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, दैट वी कॉल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बात क्लियर है बेटा, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, सिंपल है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, चूना, चूना, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे आप इसको हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, क्या बना देगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी देखो आप, सिंगल जो रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें भी कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, 2 प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो। तो फर्स्ट नंबर आपको क्लियर हो गया बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जो हीट के प्रेजेंस में होती है, राइट। सेकंड है बेटा थर्मल, फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, वाटर को डिकम्पोज हम कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मतलब H2O2। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट हमने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल हमने देखे थे, राइट। सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, राइट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड को क्या करना है बेटा, एसिडिफाइड वाटर में आपको डाल देना है और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे आपको मिल जाएगा Na+ एंड Cl-। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में सॉल्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है Na+ और Cl- में, राइट। तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड नंबर है बेटा, ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड था और ये थर्ड है। थर्ड नंबर जो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। कौन सा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक का मतलब क्या होता है बेटा, फोटोलिटिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आपको तीनों की डेफिनेशन कैसे लिखनी है। फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब व्हेन सिंगल प्रोडक्ट decompose, it give 2 or more products, that is decomposition. Of thermal decomposition, the reaction takes place in the presence of heat. Electrolytic decomposition, reaction takes place in the presence of electricity. And photolytic decomposition means the reaction takes place in the presence of sunlight. सनलाइट के प्रेजेंस में, राइट। तो 2 एग्जांपल्स देखते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। फर्स्ट देखते हैं बेटा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक क्या होता है, सब्सटेंस होता है, उसको आप क्या करना है, चाइना डिश के अंदर वहाँ पे सनलाइट में रख देना है। जैसे आप इसको सनलाइट में रखेंगे सिल्वर क्लोराइड को,
क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे, ये बना देगा यहाँ पे 2Ag मतलब सिल्वर प्लस क्लोरीन, राइट, ये बना देगा सिल्वर एंड क्लोरीन। ये ग्रे कलर का बन जाएगा, कौन से कलर का, ग्रे कलर का, आपको सिल्वर ऑक्टेन होगा और यहाँ पे येलोविश ग्रीन गैस रिलीज होगा, क्लोरीन गैस। इसको आप जैसे ही चाइना डिश में रख देंगे बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ग्रे कलर का सिल्वर फॉर्म होगा और क्लोरीन गैस क्या होगा, ग्रीन कलर का इवॉल्व हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है बेटा यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड, कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी यहाँ पे ग्रे कलर का बना देगा क्या, Ag, और रिलीज हो जाएगा ब्रोमीन गैस, कौन सा, ब्रोमीन गैस, येलोविश गैस आपको यहाँ पे रिलीज होता हुआ दिखेगा। तो ये दोनों भी एग्जाम्पल कौन से हैं, दोनों भी एग्जाम्पल है किसके, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के। रिमेंबर वन थिंग, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, राइट, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों भी जो है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों भी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। कहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आपने देखा फोटोग्राफी में जब हम फोटो निकालते हैं बेटा, फोटो निकालते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे कि वो केमिकल के अंदर उसको डिप करते हैं, राइट, तो वो जो केमिकल होता है वो होता है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको सच में डिटेल में पढ़ना है विदाउट पीपीटी, विदाउट रेडीमेड पीपीटी, अगर आपको सच में डिटेल में पढ़ना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी आप पढ़ सकते हैं। आजकल शॉर्टकट भी बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो उसके भरोसे भी मत रहिए, डिटेल में पढ़िए, तभी आपको कंटेंट प्रॉपर होगा, राइट। कंटेंट को अगर समझना है, पढ़ना है, डिटेल में नॉलेज गेन करना है, तो आपको डिटेल में ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक है। PYQs लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ठीक है।